नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आपको क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट क्लास के कमेंट्स को मैंने पढ़ा, उसमें से आप में से कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉक टेस्ट की, जिसमें कि सारे मॉक टेस्ट आपके एक जगह हैं। तो अगर आपको सारे मॉक टेस्ट को देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास को अब स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स के बारे में दूंगी। फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाती है। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न जो है वो इकोनॉमी का है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है। तो जिस माध्यम से आप बिलोंग करते हैं उस माध्यम में प्रश्न को पढ़िए और उत्तर दीजिए। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई ऋण देता है। दूसरा है, यह रिजर्व रेपो रेट से सदैव कम होती है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा समय लीजिए, फिर उत्तर देने का प्रयास करिए। मैं आपको उत्तर बताने जा रही हूँ। यहाँ पे दिया गया है, रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड टू बैंक्स। इट इज ऑलवेज लोअर देन द रिजर्व रेपो रेट। अब देखिए क्लास, जब भी हम रेट की बात करते हैं यूजुअली हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं। एकदम आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो जब भी बैंक आरबीआई से पैसे लेता है तो बैंक को आरबीआई को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, और उसी इंटरेस्ट को वो किस रेट पर देता है? रेपो रेट पर देता है। ठीक है, जैसे आप एक्स हैं, ठीक है, आप जब भी बैंक से लोन लेते हैं, पैसे लेते हैं, बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, पैसे लेने जाते हैं बैंक के पास, तो बैंक आपको पैसा देता है, लेकिन बैंक कहता है कि आपको मुझे इस पैसे को लौटाना होगा, इस रुपए को लौटाना होगा विद इंटरेस्ट, मतलब विद इंटरेस्ट आपको कुछ और इसके साथ मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब बैंक को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो आरबीआई के पास जाता है, सेंट्रल बैंक के पास जाता है। आरबीआई उसको कुछ पैसे देती है और बैंक को उसको इंटरेस्ट के साथ उसको लौटाना होता है। जो इंटरेस्ट वो लगाती है वो किस रेट पर लगाती है? आरबीआई रेपो रेट पर। ये चीज समझ में आ गया? रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक को आरबीआई ऋण देता है। ठीक है, बैंक को आरबीआई या बैंकों को आरबीआई ऋण देता है। फिर दूसरा रिवर्स रेपो रेट, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। जब सेंट्रल बैंक को पैसे की जरूरत होती है और सेंट्रल बैंक के पास पैसे कौन देता है? बैंक्स देते हैं, कॉमर्शियल बैंक देते हैं। तो सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को कुछ इंटरेस्ट देती है, उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है, या रिजर्व रेपो रेट से सदैव कम होता है, नहीं, या रिजर्व रेपो रेट से ज्यादा होता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है क्लास, ये चीज समझ में आ गया आपको? एकदम सरल शब्दों में, रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई ऋण देता है। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? या रेपो रेट के ठीक विपरीत होता है, अर्थात जब बैंक अपनी कुछ धनराशि को रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं जिस पर रिजर्व बैंक उन्हें ब्याज देता है, तो उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई होगी, और ये चीज याद रखिएगा, या सदैव रेपो रेट से कम होता है। आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न को। नगद आरक्षित अनुपात के बारे में बात किया गया है, सीआरआर के बारे में बात किया गया है, कैश रिजर्व रेशियो। इसे बैंक आरबीआई के पास रखता है।
इसमें वृद्धि से बैंक की ऋण देने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो कुछ परसेंटेज होता है जो कि बैंक को आरबीआई के पास रखना रहता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूं, अभी बैंक के पास 100 रुपए हैं, ठीक है, तो आरबीआई ने कहा कि 5% CRR है, कैश रिजर्व रेशियो है। मतलब अगर हम बैंक के पास टोटल डिपॉजिट जो है वो 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 5% कितना होगा बताइए, 5 रुपए होगा। तो 5 रुपए कैश के फॉर्म में बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना होता है। इससे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। नाम देखिए, नगद मतलब कैश के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है, कैश के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में। आरक्षित, कहाँ आरक्षित करना है, आरबीआई में ले जाकर रखना है कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज, तो वही होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो इसे बैंक आरबीआई के पास रखता है, एकदम सही है। इसमें वृद्धि से बैंक की ऋण देने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होगी, नहीं ना, अब बैंक के पास अगर 5% बैंक पर CRR था, कैश रिजर्व रेशियो था, मतलब अगर बैंक के पास टोटल 100 रुपए था, तो बैंक को 5 रुपए जो था वो आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रख देना था। तो बैंक के पास कितना बच रहा था, खाली 95 रुपीज बच रहा था। अब 95 रुपीज को बैंक क्या कर सकता है, ग्राहकों को लोन देने के लिए यूज कर सकता है, ऋण देने के लिए। लेकिन यहीं पर हम क्या करें, बैंक के पास जो पैसे हैं उसको कांस्टेंट रखें, लेकिन कह दे कि अब CRR हम 10% कर दे रहे हैं, 10 कर दे रहे हैं, 10%। तो अब बैंक के पास कितना पैसा बचेगा, 90 रुपए बचेंगे। तो अब बैंक की ऋण देने की क्षमता बढ़ी कि घटी, घटी ना। पहले जब CRR 5% था तो बैंक के पास ऋण देने की क्षमता ज्यादा थी, 95 रुपीज था। लेकिन अब जब हमने CRR को बढ़ा दिया तो बैंक के पास खाली 90 रुपए बचा, तो ऋण देने की क्षमता बैंक की घट गई। तो CRR बढ़ाने पर बैंक की ऋण देने की क्षमता क्या होगी, घटेगी, क्योंकि बैंक के पास कम अमाउंट बचेगा। ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है बोला गया है, तो दूसरा जो है वो सही नहीं है, ठीक है। अच्छा क्लास, एक चीज और बताऊंगी, एक CRR होता है और एक SLR होता है, ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। जो CRR होता है ये बैंक कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखता है, ठीक है। जो SLR होता है ये बैंक कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में या फिर बॉन्ड्स के फॉर्म में रिजर्व रखता है। इससे भी रिजर्व रखता है, मतलब सुरक्षित रखता है। कहाँ सुरक्षित रखता है, अपने खुद के पास, इसको वो यूज नहीं करता है। हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि बैंक ने एक स्पेसिफिक अमाउंट कैश, गोल्ड या बॉन्ड के फॉर्म में अपने ही लॉकर में रखा, लेकिन उस लॉकर की चाबी किसको दे दिया, आरबीआई को दे दिया, किसी और को दे दिया, ताकि वो उसको यूज ना कर पाए। यहाँ पर रिजर्व लिखा है, आरक्षित है, आर मतलब आरक्षित, हम इसको आरक्षित रख रहे हैं। CRR कैश के फॉर्म में बैंक्स आरक्षित रख रही है नगद राशि, किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास। देखिए, प्रत्येक बैंक को अपने कुल नगद राशि का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है, ठीक है। SLR, जब हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी फंड की बात कर रहे हैं, तो ये भी जो बैंक है इसको भी नगद के, ये नगद या फिर गोल्ड या फिर बॉन्ड के फॉर्म में आरक्षित रख रही है बैंक, ठीक है, अपने पास ही आरक्षित रख रही है, लेकिन इसको यूज नहीं करेगी। इसकी चाबी जो है, इस तरीके से समझिए, आरबीआई को दी है, अपने पास रखी है, लेकिन चाबी आरबीआई के पास है। ये चीज याद रखिएगा। हम क्यों आरक्षित रख रहे हैं कुछ चीजें, इसलिए भी आरक्षित रखते हैं कि आपको पता है जब बैंक डूबने लगती है तो कहां से ग्राहकों को पैसे दिया जाएगा, यहीं से पैसे दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज क्लियर हो गई। चलिए तीसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है क्लास तो मुझे बताइएगा। वैसे मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है, तो देख लीजिए, एक तरफ कंट्री दी गई है, ऑयल रिफाइनरी दी गई है। तो यहाँ पर कोलंबिया है, फिर यहाँ पर USSR है,
फॉर्मर सोवियत यूनियन के बारे में बात की गई है, यूएसए के बारे में, साउथ वेस्ट एशिया के बारे में। ठीक है, अब देखिए सारातोव, फिर उसके बाद न्यू जर्सी, बेरमजा, फिर मिनाउत मिला अब्दुल्ला। ठीक है, मिना साउथ मिला अब्दुल्ला। तो चलिए यहां पर देखते हैं क्या सही होगा आपका। तो ये तो आसान सा प्रश्न है। जब हम सारातोवा की बात करेंगे तो सारातोवा कहां पर है? ये पूर्व सोवियत यूनियन में था। तो ये आपका ए बी का फर्स्ट हो गया, बी का फर्स्ट एक ही जगह दिया गया है। तो ये तो एक आसान सा प्रश्न हुआ। ए का क्या हो जाएगा बताइए? जब हम कोलंबिया की बात करते हैं तो बेरमजा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम न्यू जर्सी की बात करेंगे तो यूएसए हो जाएगा, और मिना साउथ मिला अब्दुल्ला की बात करेंगे तो ये आपका दक्षिण एशिया, साउथ वेस्ट एशिया हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी एशिया हो जाएगा। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर है। चौथे प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे ठंडी धाराएं नहीं है की बात किया गया है। हमबोल्ट, ओकोस्टक, कैलिफोर्निया या फिर केनारी। तो बताइए क्या उत्तर होगा यहाँ पर आपका? क्या उत्तर होगा? पैसिफिक ओशियन की बात की गई है क्लास, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पैसिफिक ओशियन की ठंडी महासागरीय धाराएं नहीं है, प्रशांत महासागर की। हमबोल्ट की बात करेंगे तो हमबोल्ट, जिसको कि हम पेरुवियन के नाम से भी जानते हैं, पेरुवियन करंट के नाम से भी, ये आपकी एक कोल्ड करंट है। ठीक है, कोल्ड ओशियनिक करंट है जो कि पैसिफिक ओशियन की है, एकदम सही। ठीक है, यहां पर आपका गलत क्या होगा? यहां पर डी होगा आपका सही उत्तर। क्यों डी होगा? जब हम कैनरी की बात कर रहे हैं, कैनारी की बात कर रहे हैं, कैनरी की बात कर रहे हैं, तो कैनारी जो है वो अटलांटिक ओशियन की धारा है। ठीक है, ना कि पैसिफिक ओशियन की। ये चीज क्लियर हुई? तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए यहाँ पर कैनारी दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये अटलांटिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन आपका इधर है, इक्वेटोरियल, हमबोल्ट, पेरुवियन। ठीक है, ये सब आपका पैसिफिक ओशियन के पार्ट हो गए। और आपको पता है धाराएं जो है, अगर वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगी, इक्वेटर से पोल की तरफ, तो वो एक गर्म धारा होगी। ठीक है, वार्म करंट होगा। और जब वो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगी तो वो एक ठंडी धारा होगी। अब आप डायरेक्शन देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग फिफ्थ प्रश्न को देखते हैं। फिफ्थ प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो मैं आप लोगों को समय दूंगी। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करना चाहें तो पॉज कर लीजिए क्लास। यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। इसे कैबिनेट मिशन के आधार पर ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। इस उपबंध द्वारा ही 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात की गई है। तो बताइए इसमें सही क्या है? आपको पता है जब भारत को स्वतंत्रता मिलती है उसी समय भारत का विभाजन भी होता है, पार्टीशन भी होता है, जो कि सही है। सही है ना? तो दूसरा ऑप्शन तो आपका एकदम सही है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है, इसे कैबिनेट मिशन के आधार पर ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था, ये मुझे बताइए। ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिशन के आधार पर नहीं, माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पास किया था। तो ये याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन नहीं, माउंटबेटन प्लान। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बता दीजिए मुझे। करेक्ट पूछा है तो उत्तर भी हो जाएगा। क्लास एक चीज मैं आपको बता दूं, पेपर में आपको कभी भी कंफ्यूज करने का प्रयास करे तो मत होइएगा। किस बात पे कंफ्यूज नहीं होंगी? मैंने देखा है कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत के विभाजन का जो प्रस्ताव था उसको अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट कर लिया गया, उसको कैबिनेट मिशन में एक्सेप्ट कर लिया गया, या फिर उसको वेवल प्लान में प्रपोज कर दिया गया। तो आप याद रखिएगा कि भारत के विभाजन की बात जो एक्सेप्ट हुई थी वो माउंटबेटन प्लान में एक्सेप्ट हुई थी। और अगर कोई भी कैबिनेट मिशन दे दे, अगस्त ऑफर दे दे, क्रिप्स मिशन दे दे,
सब गलत होगा। ठीक है, भारत के विभाजन की बात किसी में नहीं की गई थी। भारत का विभाजन जो हुआ पाकिस्तान और भारत, ये आपका जब माउंटबेटन प्लान में एक्सेप्ट हुआ, उसी के बाद माउंटबेटन प्लान के थ्रू ही हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और भारत का विभाजन हुआ। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, कभी भी पेपर में मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि मैंने देखा है कई बार प्रश्नों में ऐसे दिया रहता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। छठवें प्रश्न को हम देखते हैं, प्रमुख क्रांतिकारी संगठन एवं उनके स्थापना वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित करिए। तो थोड़ा सा समय ले लीजिए, यहाँ पर आप लोग मित्र मेला की बात की गई है, अभिनव भारत की बात की गई है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात की गई है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। थोड़ा सा समय लीजिए क्लास, अगर वीडियो को पॉज करना चाहे तो पॉज कर सकते हैं आप। मित्र मेला की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम किसका नाम याद रखते हैं? सावरकर बंधुओं का ना, सावरकर ब्रदर्स का। और मित्र मेला का गठन कब हुआ था? 1899 में, बिल्कुल सही है। अभिनव भारत की अगर हम बात करें, अभिनव भारत 1902 दिया है, जो कि आपका सही है कि गलत? जल्दी बताओ। गलत है, 1904 होगा। और यहां पर वीडी सावरकर होगा यहां पर भी। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 दिया है, 1924। यहां पर किसका किसका नाम आपको याद रखना है? सचिन नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, भगत सिंह, उधम सिंह। सब किससे रिलेटेड है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? केवल एक। अच्छा क्लास, एक और चीज बताऊंगी यहाँ पर, स्टूडेंट दो ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक अनुशीलन समिति में, अनुशीलन समिति में जिसका कि गठन कब हुआ था? 1899 में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद एक अभिनव भारत में, अभिनव भारत में। अब मैंने आपको बताया कि अभिनव भारत में किसका कंट्रीब्यूशन है? बीडी सावरकर का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा है ये सब चीजें। और जब हम अनुशीलन समिति की बात करेंगे तो अनुशीलन समिति में आप बताइए किसका किसका कंट्रीब्यूशन था? अनुशीलन समिति की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम बरिंद्र कुमार घोष, जतिन नाथ बनर्जी और पुलिन दास की बात करते हैं। इनका भी नाम आप याद रखेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आप चाहें तो चीजों को नोट भी कर सकते हैं। यहां पर अनुशीलन समिति, ये याद रखिएगा, मित्र मेला जो है वो 1899 में सावरकर बंधुओं द्वारा इसका गठन हुआ है। लेकिन अनुशीलन समिति आपका 1909, 1902। ठीक है, ये याद रखिएगा, 9 नहीं 1902, ये चीज याद रखिएगा। अनुशीलन समिति 1902 याद रखेंगे। अभिनव भारत की जब हम बात करेंगे तो अभिनव भारत 1904 हो गया आपका। ठीक है, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। अब हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न को अब देखते हैं। 7वें प्रश्न में एक तरफ क्रांतिकारी संगठन दिया है, दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति दिया है। हिंदू धर्म संघ, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका इसको कर लीजिए। फिर उसके बाद इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन और भारत माता सोसाइटी। तो यहां पर आपको मार्क करना है। भारत माता सोसाइटी की बात करेंगे तो यहां पर आपका अंबा प्रसाद हो जाएगा, तो डी का सेकंड एक ही जगह दिया है। इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन की बात अगर हम करेंगे तो यहां पर श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की बात करेंगे तो यहां पर सोहन सिंह भाखना हो गए, और हिंदू धर्म संघ की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक। तो मैच करिए, ए का थर्ड आपका यहां दिया है, तो बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, बी का फोर्थ हो गया, सी का फर्स्ट हो गया, डी का सेकंड, हमने पहले ही मैच किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 8वां प्रश्न, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस कमिटी। ठीक है, इंडिपेंडेंस कमिटी से रिलेटेड चीजों पर हमें विचार करना है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1950, इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। इसे जिमरमैन योजना के नाम से भी जाना जाता है।
बताइए यहां पर आपका कौन सा सही है? तो बताइए क्लास यहां पर सही क्या होगा ए बी सी डी में से? 1950 में इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई थी, बताइए। तो याद रखिएगा ये बिल्कुल सही है। 1915 में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त और हरदयाल के नेतृत्व में जर्मनी फॉरेन ऑफिस के सहयोग से इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई थी और इसे ही हम जिमरमैन योजना के नाम से भी जानते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही बिल्कुल सही है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए एक बार, 1915 में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त एवं हरदयाल के नेतृत्व में जर्मनी फॉरेन ऑफिस के सहयोग से इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई थी, जिसे हम जिमरमैन योजना के नाम से भी जानते हैं। क्रांतिकारियों के साहसिक कार्यों तथा देश प्रेम की भावना ने नवयुवकों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न को हम देखते हैं। अब निम्नलिखित घटनाओं को का तिथि के अनुसार सही क्रम बताइए। तो बताइए शिमला कॉन्फ्रेंस, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवल प्लान। पहले अगस्त ऑफर आया है कि क्रिप्स मिशन, ये बताइए। इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। यहां पर एक और ऐड करिए, अगस्त ऑफर। तो आप याद रखिएगा सबसे पहले अगस्त ऑफर आया है, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया। पहले ए आता है फिर सी आता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया है? 1942 में। ठीक है, फिर उसके बाद वेवल प्लान आता है, 1945 का समय है ये। और वेवल प्लान के बाद शिमला कॉन्फ्रेंस होती है डिस्कस करने के लिए, और उसके बाद 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आता है। तो यहां पर अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया था कि क्रिप्स मिशन पहले होगा इन सब में, तो आप ए डी में कर सकते थे। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए वेवल प्लान के बाद शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पे डिस्कशन होना था। ठीक है, और फिर लास्ट में कैबिनेट मिशन आया है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, 2, 4, 1, 3 डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन कारण। तो कथन कारण पे बेस्ड है। कथन है भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ठीक है, इस आंदोलन के संचालन की कोई भी रूपरेखा तैयार नहीं की गई थी। यहां पर आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। देखिए क्लास, आपको मैं एक चीज बताती हूँ। अगर आप देखेंगे इंडियन हिस्ट्री, तो सबसे पहले जो हम एक मूवमेंट देखते हैं, मास मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि जनता भी थी। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन के बाद आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद आप देखते हैं एक इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, और फिर उसके बाद आपका क्विट इंडिया मूवमेंट आया। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट तक आते आते लोगों में क्या था कि अब हमें डू और डाई वाली कंडीशन आ गई है, करो या मरो वाली कंडीशन। जो जहां पर है वो अपना नेतृत्व करे। अब अपने मूवमेंट को खुद, सबको सत्याग्रही बनना है और सबको मूवमेंट को खुद लीड करना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ज्यादातर जो आपके इंपॉर्टेंट जो मेन लीडर्स हुआ करते थे, उनको तो उठाकर जेल में बंद कर दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो यहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट में बच्चों ने भी पार्ट लिया, बूढ़ों ने भी पार्ट लिया, महिलाओं ने भी पार्ट लिया, और कोई एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं की गई क्विट इंडिया मूवमेंट में।
तो पूरा भारत इसमें सम्मिलित था, आप कह सकते हैं। ज्यादातर लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में सम्मिलित थे। जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की हम बात करते हैं, असहयोग मूवमेंट की, तो यहां पर हमने क्या कहा कि हम सहयोग नहीं करेंगे। हम सरकार उस समय ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिश सरकार चला रहे थे, ब्रिटिश रूल था, तो हम सरकार जब भी कहें तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा असहयोग आंदोलन, हम किसी भी तरीके का सहयोग नहीं करने वाले हैं। अगर हम ब्रिटिश ऑफिस में है भी, मतलब हम गवर्नमेंट सर्विस में है भी, तब भी हम सहयोग नहीं करेंगे। जो लॉयर हैं वो अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे, असहयोग। ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने क्या कहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब हम अवज्ञा करेंगे। यहां पर तो हमने कहा था कि हम सहयोग नहीं करेंगे, बस हमने लॉज को तोड़ने की बात नहीं की थी, हम किसी लॉ को ब्रेक करने की बात नहीं कर रहे थे असहयोग आंदोलन में। लेकिन जब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो यहां पर हमने इस आंदोलन को एक लॉ ब्रेक करके ही स्टार्ट किया। नमक कर जो था, नमक कर कानून, उसको तोड़ के ही हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट किया। हमने कहा कि अब कोई भी तरीके का, ठीक है, आपका कानून हो जो कि गलत कानून है, जो कि हमारा शोषण कर रहा है, तो हम उस कानून को नहीं मानेंगे। अब हम कानून को भी ब्रेक करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, जिसमें आपके विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, लोग खुद एक लीडर खड़ा होता तो लोग उससे जुड़ जाते और एक मास मूवमेंट अब इंडिविजुअल सत्याग्रह में आपके कन्वर्ट हो रहा। क्विट इंडिया मूवमेंट में सब लीडर बन गए, जिसने जिस तरीके से सहयोग करना चाहा वैसे सहयोग किया। क्विट इंडिया मूवमेंट में आप देखते हैं कहीं बहुत जगह तो आपकी पैरेलल गवर्नमेंट भी फॉर्म हो गई। ठीक है। तो ये ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए, हिस्ट्री को इसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आए। आपको सोचना चाहिए कि पहले तो नॉन कॉर्पोरेशन था, फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंट, हमने कहा कि हम सहयोग नहीं करेंगे, फिर हमने सविनय अवज्ञा किया, हमने अवज्ञा करना शुरू किया, फिर उसके बाद हमने लास्ट में कहा डू और डाई, करो या मरो, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब तो आपको भारत छोड़ के जाना ही है। ठीक है। तो ये ए आपका सही उत्तर है। यहां पर ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि हमारे ज्यादातर लीडर इस समय तक अरेस्ट हो गए थे, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न देखिए, संविधान में संशोधन संसद एवं राज्य विधान मंडल दोनों के द्वारा किया जा सकता है। संविधान विधेयक पर स्वीकृत देना राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा सही उत्तर है, बताइए क्लास। अच्छा, यहां पर आपको ये नहीं बताना कौन सा सही है, इसमें आपको बताना कौन सा सही नहीं है। ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। मुझे बताइए कि अगर हमारे संविधान में, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का अमेंडमेंट करना है तो इसकी पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास है। सोच के बताइए, नहीं है ना। खाली पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड जो बिल है वो खाली पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, कुछ प्रोविजंस में स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा हम अप्रूवल मांगते हैं, उसको पास कराते हैं, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। संविधान में संशोधन संसद एवं राज्य विधान मंडल दोनों के द्वारा किया जा सकता है, नहीं खाली संसद द्वारा किया जा सकता है। जब संघीय ढांचा की बात आती है, फेडरल स्ट्रक्चर की बात आती है, तो हम स्टेट के अप्रूवल भी चाहते हैं। ठीक है। स्टेट में भी उस बिल को लाया जाता है और पास कराने की बात कही जाती है। जब हाफ ऑफ द स्टेट उस बिल को पास कर देते हैं जो कि संघीय ढांचा से रिलेटेड है, फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, चेंज हो रहा है, कुछ उसमें परिवर्तन लाया जा रहा है, तब उस बिल को पास माना जाता है। यहां पर डिस्क्रिशनरी पावर होती है, बताइए, नहीं। जब संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को अनुमति देना अनिवार्य होता है। ये चीज याद रखिएगा, अनिवार्य होता है यहाँ पर। तो दोनों ही बिल्कुल गलत है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। 12वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लास अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए कि मैम मुझे नहीं समझ में आया, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए।
चलिए 12वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधायिका एवं कार्यपालिका सरकार के केवल दो ही अंग हैं, ठीक है, अंग है बात किया गया, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। दूसरा है संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो मुझे बताइए सही उत्तर क्या है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, उपयुक्त में से कौन सा सही है आपका। तो बताइए क्लास, जब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट की, तो हम क्या खाली विधायिका और कार्यपालिका की बात करते हैं? न्यायपालिका कहाँ गई? न्यायपालिका, अब देखो सबसे ज्यादा न्यायपालिका का रोल होता है। सबसे ज्यादा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आजकल न्यूज में देखो न्यायपालिका कितना तेज है। तो यहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 ब्रांचेस है सरकार की, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं, ठीक है। तीनों अंग मिलकर शासन करते हैं तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। अगर हम संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, तो जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर आश्रित है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखिएगा, विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि इसे क्या करती है, इससे नियंत्रित भी होती है। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न देखते हैं। निराला आर्ट गैलरी उत्तर प्रदेश में किस शहर में है? बताइए निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में, लखनऊ में, आगरा में या फिर बनारस में? ये तो एक आसान प्रश्न है। जो लोग प्रयागराज के होंगे उनका ये प्रश्न सही हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर है? निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है। चलिए 14 प्रश्न को देखते हैं अब हम लोग। 14 प्रश्न क्या है? ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में स्थित है, प्लास्टिक सिटी आगरा में स्थित है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है बता दीजिए जल्दी से। गाजियाबाद में है कि नहीं? यस कि नो? तो यस, ट्रोनिका सिटी जो है वो गाजियाबाद में है, ठीक है। प्लास्टिक सिटी की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक सिटी कहाँ पर है? आगरा में है? नहीं, प्लास्टिक सिटी कानपुर और औरैया में है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? करेक्ट पूछा है ना, तो केवल ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, ठीक है। टॉय सिटी एवं वेब सिटी ग्रेटर नोएडा, निकिडा सिटी जो है वो कानपुर उन्नाव के मध्य, और प्लास्टिक सिटी कानपुर व औरैया। 15 प्रश्न को देखते हैं, ये सब डायरेक्ट प्रश्न है यूपी स्पेशल के। उत्तर प्रदेश में नगरीकरण का प्रतिशत कितना है? तो बता दीजिए जल्दी से, उत्तर प्रदेश में नगरीकरण, अर्बनाइजेशन का परसेंटेज कितना है? लेस देन 20%, लेस देन 25%, अप्रोक्सीमेटली 27% या मोर देन 30%? बताइए सही उत्तर क्या है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो आपका बी होगा। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन कितना है? 22.3% है, ठीक है, और वो लेस देन 25% होगा। तो जो बी है वो आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 16 प्रश्न को देखिए। दधीची कुंड स्थित है कहां पर? दधीची कुंड कहां पर स्थित है? नैमिषारण में, मिश्रिक में, राजापुर में या फिर रावल में? तो बताइए, यहां पर सही उत्तर है मिश्रिक में, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। जब भी हम नैमिषारण की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 80,000 ऋषियों की तपोभूमि मानी जाती है नैमिषारण। सीतापुर के पास है ना नैमिषारण। दधीची कुंड हमने देख लिया, मिश्रिक हो गया, ठीक है। राजापुर की बात करेंगे तो ये तुलसीदास जी की जन्मस्थली है, और रावल जो है वो श्री राधा की जन्मस्थली। चलिए आगे देखते हैं 17 प्रश्न को। एक तरफ झील दी गई है, दूसरी तरफ आपको क्या दिया गया है? जिला दिया गया है। बरुआ सागर, बखीरा, फुलहर, देवरिया ताल। बताइए, अब तो आप लोग को रट गया होगा। बरुआ सागर कहां पर है? बरुआ सागर झील झांसी में है। बखीरा कहाँ है? संत कबीर नगर में है। फुलहर कहाँ पर है? पीलीभीत में है। देवरिया कहाँ पर है? कन्नौज में है। तो यहाँ पर ए का फर्स्ट यहाँ है, यहाँ है। बखीरा बी का थर्ड यहाँ पर है। उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फुलहर की बात करेंगे तो पीलीभीत में है, और डी आपका क्या हो गया? कन्नौज।
गोमती नदी कहां से निकलती है, उत्तर बताइए। और गोमती नदी प्लेन में कहां से निकलती है। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित है कच्चा जूट, कपास से बना धागा, जूट वस्त्र। बताइए उत्तर क्या होगा। बताइए ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या होगा। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है डी। डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केंद्र राज्य सरकार के माध्यम से कुल 8 श्रेणियों की वस्तुओं पर नियंत्रण रखती है, जैसे ड्रग्स, उर्वरक, फर्टिलाइजर, खाद, तिलहन एवं तेल समेत खाने की चीजें, कपास से बना धागा, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा जूट और जूट वस्त्र, खाद फसलों के बीज, ठीक है, फल तथा सब्जियों, पशुओं के चारे के बीज, कपास के बीज तथा जूट के बीज, और फेस मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से रणनीतिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है किसे। बिजली को, कोयला को, बैंकिंग को या फिर कृषि को। बताइए यहां पर सही उत्तर क्या होगा। आसान प्रश्न है ये। यहाँ पर सही उत्तर जो है वो डी है। 19 का डी आपका सही उत्तर है। परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, ठीक है, ट्रांस और दूरसंचार, बिजली, पेट्रोल, कोयला, अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवाओं को रणनीतिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन इसमें कृषि नहीं है। 20वें प्रश्न को देखते हैं। ब्रोमीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्रोमीन एक द्रव्य धातु है। यह आंसू लाने वाली गैसों एवं अन्य विषैली गैसों के बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो आपका उत्तर क्या होगा। एक द्रव्य धातु है, लिक्विड मेटल है क्या ब्रोमीन। बताइए। नहीं, ये आपका गलत है। ब्रोमीन एक द्रव्य मेटल नहीं है। ब्रोमीन एक द्रव्य अधातु है, ठीक है। यहाँ पे धातु नहीं है, अधातु नॉन मेटल है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिक्विड नॉन मेटल है, ठीक है। समझ में आया। और इसका यूज हम कर सकते हैं टीयर गैसेस में और टॉक्सिक गैसेस को बनाने के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, करेक्ट पूछा है तो बी हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न देखते हैं। जस्तीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लैवेनाइजेशन की बात की गई है। इसमें लोहे को गलित जस्ते में डुबाया जाता है या लोहे को जंग लगने से बचाता है। तो बताइए आपको क्या सही लग रहा है। बताइए ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या होगा। जब लोहे को गलित जस्ता में, जिंक में, ठीक है, डुबाया जाता है तो लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और जस्ते की परत लोहे को ढककर उसे जल के संपर्क में नहीं आने देती है, जिसकी वजह से लोहे में जंग नहीं लगती है। तो दोनों ही बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 22वें प्रश्न को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो चलिए बताइए। मास की जो यूनिट है किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट की ओम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। बताइए क्या सही उत्तर है यहाँ पर। ओम किसकी है बताइए। ओम किसकी यूनिट है, करंट की है, नहीं ना। विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है, एम्पियर है। ये तो रेजिस्टेंस होता है ना, ओम रेजिस्टेंस की होती है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। यहां पर विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है, एम्पियर है। तो ये तो आपका गलत हो गया। तो दो यहां पर है, दो यहां पर है, दो यहां पर है। उत्तर क्या हो जाएगा, एक और तीन। ऐसे प्रश्न साइंस के पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में, तो याद रखिएगा। चलिए 23वें प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ये तो आसान प्रश्न है।
18, 19, 20, 21, तो बताइए किसमें दिया गया है? सबसे पहले बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड हम किस आर्टिकल की बात करते हैं? आर्टिकल 368। ठीक है, आपको पता है कि संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। एक साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से। दूसरा, पहला साधारण बहुमत जिसको कि हम सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। दूसरा स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। और जो तीसरा होता है वो क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन मिलना चाहिए यहाँ पर। तो जब भी संघीय ढांचा की बात आती है तो आधे से ज्यादा राज्यों के समर्थन की बात, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन की बात आती है। ठीक है, आपको पता है ये विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन, ये दो जो है ये आपके आर्टिकल 368 के अंडर आते हैं। ये सिंपल मेजोरिटी वाला, साधारण बहुमत वाला जो है वो आपका आर्टिकल 368 का अंग नहीं माना जाता है। ठीक है, और आर्टिकल 368 आपका किस भाग में आता है? भाग 20 में। सी आपका सही उत्तर है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इतना तो आप लोगों को ज्ञान होगा ना। अगर कोई भी दिक्कत होती है क्लास तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा बेझिझक, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मैंने आपसे पहले भी बोला है, ये जो कमेंट बॉक्स दिया रहता है ना, यही एक माध्यम है हमारे और आपके बीच में बात का। तो कोई भी परेशानी होती है, आप में से कुछ स्टूडेंट ने प्लेलिस्ट की बात की, तो मैं आपको बता रही हूँ प्लेलिस्ट बना हुआ है पहले से ही ऑलरेडी, आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम स्लाइड में विजिबल नहीं है, तो आप मुझे बताइए क्या मैं फॉन्ट साइज, जो ये लिखा हुआ अक्षरों की साइज, उसको और बड़ा करूं? अभी भी आपको देखने में तकलीफ हो रही है कि इतना ठीक है? क्योंकि मुझे तो लगता है ये साइज एकदम सही है, लेकिन इसके बाद भी अगर कहीं परेशानी होती है तो बेझिझक बताइएगा। दूसरी चीज, स्पीच से रिलेटेड जो दिक्कत थी कि मैम आप बहुत जल्दी उत्तर बता देती हैं, तो अब मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं आपको उत्तर आराम से बताऊं। क्लास असल में मेरे माइंड में भी ये चलता है ना कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको सॉल्व कराऊं, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊं। आपको ऐसा ना लगे कि हमने अगर ऐश्वर्या मैम को इतना टाइम दिया तो इस क्लास में हमने कुछ गेन नहीं किया। अगर आप रोज मेरी क्लास देख रहे हैं तो एटलीस्ट क्लास के एंड में आपको कुछ ना कुछ गेन होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ रिवीजन होना चाहिए या कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो दिन प्रतिदिन और मजबूत होती जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ रोज मॉक टेस्ट लगाएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा जरूर। चलिए 24 प्रश्न को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साउंड, ध्वनि से रिलेटेड। साउंड डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर ट्रांसमिशन। दूसरा है टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो बताइए यहाँ पर आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है? अच्छा, क्या ध्वनि के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? बताइए, हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। जहां पर वैक्यूम है, जहां पर कोई भी माध्यम नहीं है, वहां पर ध्वनि ट्रेवल कर ही नहीं सकती। आपको आवाज सुनाई देगी ही नहीं, साउंड सुनाई देगा ही नहीं। अगर कहीं पर वैक्यूम है तो आप क्या बोल रहे हैं वो दूसरे को नहीं सुनाई देगा। समझ में आ रहा है? तो ध्वनि के संरक्षण के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है, ये याद रखिएगा। और ध्वनि के वेग पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है, ये चीज भी याद रखिएगा। ये जो है ये गलत है, ठीक है? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही नहीं है, दोनों गलत है मतलब। अगला देखते हैं 25वां। फ़ारेनहाइट से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें पानी के हिमांक को 810, देखिए क्लास यहां पर ना एक चीज मैं आपको बताऊं, ये इस वाले प्रश्न को आप थोड़ा सा इसको ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है? इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। 26वां प्रश्न हम देखते हैं, उसको छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। 26वां प्रश्न देखिए, मैकॉले कमेटी से रिलेटेड है। मैकॉले कमेटी जो थी सिविल सेवा के लिए 1854 में मैकॉले समिति का गठन किया गया। मैकॉले कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1854 फॉर सिविल सर्विसेज। 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अंडर द एक्ट ऑफ 1919 a federal public service commission at the central level and provincial public service commission in the province were established। तो आपको बताना है सही क्या है इसमें से।
ठीक है, आप बताइए। चलिए यहाँ पर कौन सा सही है? तो 1854 में मैकाले समिति का गठन किसके लिए किया गया था? सिविल सेवा के लिए किया गया था, हाँ कि ना, यस कि नो, बताइए, सोचिए। एकदम सही है ये, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछे कि पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। नाम याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। इनका चयन कब हुआ था? 1863 में हुआ था। ये पहले भारतीय सिविल सेवक थे। और अगर दूसरे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? कम चांसेस है, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए, रमेश दत्त, ठीक है। इनका चयन 1869 में हुआ था। यहां पर जो आपको दिया गया है कि 1919 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एट द सेंट्रल लेवल और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश हुई थी प्रोविंस में, ये आपका गलत है। प्रांतीय लोक सेवा आयोग की जब हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1919 एक्ट के थ्रू नहीं, 1935 एक्ट के थ्रू हुई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1935 के अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर दूसरा आपका गलत है, पहला आपका सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 27वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। चलिए देखिए, पहला दिया गया है, संविधान में अस्पृश्यता की बात की गई है, अनटचेबिलिटी की बात की गई है, से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 17 में दिए गए हैं। दूसरा है, जब हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं उसको आर्टिकल 17 में डिफाइन किया गया है। तो बताइए यहाँ पर आपका क्या सही होगा? देखिए, याद रखिएगा क्लास, अनटचेबिलिटी की जो बात है वो आर्टिकल 17 में की गई है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को, ठीक है, डिफाइन नहीं किया गया है, ये चीज याद रखिएगा। डिफाइन नहीं किया गया है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 में बोला तो गया है कि प्रोहिबिशन किया गया है कि किसी भी तरीके का छुआछूत नहीं होगा, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो आपका दूसरा जो है वो सही नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 28वां, एजर्शन रीजन पे है, कथन कारण पर। तो पढ़िए थोड़ा सा समय लेके। 1989 में बनी थुंगन समिति ने स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी, ठीक है। 73 और 74 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 1993 के, ठीक है, के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो बताइए यहाँ पर उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? 1989 में बनी थुंगन समिति ने स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी, हाँ की थी, ठीक है। 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको वो तो पता ही है कि 73 आपका पंचायती राज से है, 74 म्युनिसिपैलिटी से, ठीक है। 29 देखते हैं, लोकायुक्त से रिलेटेड प्रश्न है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकायुक्त की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती है या पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है सही उत्तर क्या है, करेक्ट बताना है। तो बताइए, लोकायुक्त की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है कि गवर्नर करता है? चलो बताओ, प्रेसिडेंट करता है कि गवर्नर करता है? कौन करता है? तो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं, गवर्नर करते हैं, ना कि प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर राज्यपाल नियुक्ति तो करता है, लेकिन राज्यपाल नियुक्ति के संबंध में स्वतंत्र नहीं है। मतलब ये इसके डिस्क्रिशनरी डिसीजन नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इनकी नियुक्ति के समय राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श
लेना अनिवार्य होता है। ये भी आप दिमाग में अपने बना के रखिएगा, ठीक है। इनकी जो एडवाइस होती है वो एडवाइस जो इनकी जो रिकमेंडेशन होती है, सिफारिशें होती है, वो सलाहकारी प्रकृति की होती है। ये आपका सही है, ठीक है। इनकी पुनर्नियुक्ति का पात्र होते हैं ये रीअपॉइंटमेंट के लिए, रीअपॉइंटमेंट इनका हो सकता है, एलिजिबल होते हैं, तो ये आपका गलत है, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं होता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल बी। बी आपका सही उत्तर है। चलिए यहां पर देख लेते हैं। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु राज्यपाल नियुक्ति के संबंध में मैंने आपको बताया ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनकी नियुक्ति के समय राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, उनसे एवं राज्य विधानमंडल के जो विधानसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता है, उनसे परामर्श करना अनिवार्य होता है। लोकायुक्त राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकायुक्त की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती है। इसकी सिफारिशें राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है। अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष का आयु है, जो भी पहले होता है, और ये पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। एक तरफ आपको सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है, तो ये भी आपका यूनिट पे डिपेंड कर है ना। टेम्परेचर की बात करते हैं, ताप की बात करते हैं, तो आप सभी को पता है किसमें मेजर होता है? केल्विन में मेजर होता है ना। तो ए का फोर्थ बहुत कई जगह दिया गया है। हीट की बात करते हैं तो हीट को हम जूल में मेजर करते हैं। बी का सेकेंड भी, तो मतलब बी या सी में से कोई उत्तर है। विद्युत धारिता की बात करेंगे तो बताइए विद्युत धारिता का क्या होगा? यहाँ पर फैराडे होगा, ठीक है, तो सी का फर्स्ट हो गया। और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो हर्ट्ज, आपको पता है डी का थर्ड सबसे आसान था। अगर आपको पता था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर्ट्ज में मेजर होती है, तब तो आप तुरंत इस प्रश्न को कर सकते थे। देखते डी का थर्ड, खट से टिक लगाते सी। अगला देखते हैं 31। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना कारण है किसका? बताइए। रेजोनेंस का, इंटरफेरेंस का, डिफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब चीजें किस चीज से रिलेटेड है? ये तो आपका रिलेटेड है लाइट से ना। यहाँ पे रेजोनेंस, ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं हम 32वां प्रश्न। 32वें प्रश्न को देखिए, बड़ा है तो चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। उष्मा के चालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अणु स्वयं अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। लोहे की छड़ को आग में डालने पर छड़ का दूसरा सिरा गर्म होना इसका उदाहरण है। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा जब हम बात करें उष्मा की? बताइए। इसमें अणु स्वयं अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट पूछा गया है कौन सा सही है? तो देखिए क्लास, जब भी हम बात करते हैं कंडक्शन की, उष्मा का चालन की बात हम करते हैं, तो इसमें क्या होता है? यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, ठीक है, द्रव्य के जो अणु होते हैं, जो भी मैटर है, इसमें जो अणु है, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो क्या करते हैं? उष्मा को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। आपने लोहे की छड़ को अगर एक तरफ से गर्म किया, ठीक है, यहाँ पर जो अणु है वो अपने स्थान को नहीं छोड़ेंगे, वो इस एनर्जी को पास करते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा लोहे का दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है ना। बहुत देर तक लोहे की रॉड को गर्म करोगे तो दूसरा छड़ भी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, ये नहीं, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें जो अणु उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं, परंतु उसके अणु स्वयं अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, वो पहुंचा देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं एनर्जी को। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 33वें प्रश्न को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट फाइनेंस कमीशन। बताइए। चलिए,
इनका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसमें संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 280 में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो बताइए बताइए क्लास क्या होगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? 243I में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता ना, फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो ये आपका जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 243 उस वाले में दिया गया है। तो 280 में नहीं दिया गया है। यहाँ पे तो फाइनेंस कमीशन की बात होती है, तो ये तो गलत हो गया। दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर। बताइए बताइए, राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये आपका सही है। तो यहाँ पर आपका नॉट करेक्ट पूछा है, इस वजह से उत्तर क्या होगा? विच ऑफ द अबव इज नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, बी होगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। यहाँ पर आपको ए दिया गया है, इसको बी कर लीजिए क्लास, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। जब हम बात करते हैं तो ये देख लीजिए 243I में और 243Y में वित्त आयोग के गठन की बात की जाती है, और राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो आपका पहला जो था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, पहला आपका सही था, गलत कौन सा था? दूसरा। अगला देखते हैं हम लोग 34। दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाला वंश कौन था? बताइए, स्लेव, खिलजी, लोधी या फिर तुगलक? किसने सबसे लंबे समय तक राज किया था? सबसे पहले गुलाम वंश आया ना, स्लेव डायनेस्टी, फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी आई, फिर सैयद, फिर लोधी। तो ये SKTSL, और सबसे ज्यादा समय तक राज किया था लोधी डायनेस्टी, अरे सॉरी तुगलक डायनेस्टी में। ठीक है, लोधी ने तो बहुत कम राज किया था। चलिए, तो यहां पर आपका तुगलक डायनेस्टी सही उत्तर है। थैंक यू सो मच क्लास। आज की सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। मैं आपसे फिर कहूंगी, आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है तो रिवीजन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, रोज मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, किस स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस करने की जरूरत है। जहां से भी आपके प्रश्न जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो रहे हैं, उन प्रश्नों को फिर से पढ़िए, और उनसे रिलेटेड अगर चीजों को आपको रिवाइज करने की जरूरत है तो आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं या जो भी नोट्स फॉलो कर रहे हैं वहां से उनको फिर रिवाइज करिए। ठीक है, मॉक टेस्ट तो आपको रोज लगाना है। अगर आपके पास समय है क्लास, अगर आपको समय मिला है तो अपनी तैयारी को और मजबूत रखिए, क्योंकि एक बार समय चला जाएगा ना तो लगेगा कि अरे मैंने इतने महीने किया क्या, फालतू में अपना समय बर्बाद किया। तो बिल्कुल भी अपने समय को मत बर्बाद करिए, रोज मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए, और अगर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी है तो मेंस की भी तैयारी स्टार्ट करिए, मैं आपसे कहूंगी। ठीक है, मेंस पर भी फोकस करिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो मेंस में आंसर लिखना पड़ेगा, और आंसर लिखना एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। मन नहीं करेगा आंसर लिखने का, लेकिन तब भी कोशिश करिए, एक आंसर लिखिए, 2 आंसर लिखिए, 3 आंसर लिखिए, फिर आपकी हैबिट बन जाएगी। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, अगले टेस्ट में मिलेंगे। आशा करती हूँ आज का टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए क्लास। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, और लास्ट में जाते जाते कहूंगी कि सबसे जरूरी जो इम्पोर्टेंट रोल किसी को प्ले करना है तो वो आप खुद हैं। आपको खुद कर्म करना पड़ेगा, अपने पे भरोसा रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और सफलता मिलेगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, कुछ दिन लगेगा कि अरे चलो अच्छा हुआ इतना पढ़ लिया, जो नहीं भी जानता सब जान जाएंगे आपको। जो लोग आपको अभी इस समय सोच रहे हैं कि आप
क्या कर रहे हो, तैयारी करो। दुनिया में तो आधे लोग तैयारी करते हैं, वो खुद कहेंगे कि अरे मुझे पता था कि तुम्हारा सिलेक्शन होना है। तो इसीलिए अपने पे भरोसा जरूर रखिए और मेहनत जरूर करिए। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करिए, आप जरूर सफल होंगे। तो आशा करती हूं आपका दिन बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए। तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।